गुड मॉर्निंग डियर ऑल। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैं पूरी सिविल इंजीनियरिंग के हर एक उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, बल्कि मैं हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक कवर करूंगा जिस जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। और उस टॉपिक से रिलेटेड आज तक मोस्टली जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो एसएससी जेई का हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन हो, चाहे कोई स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आया हो, so I will try to cover all the important examinations question, so that what will happen after covering the theory portion, we will able to know which type of question are formulated in examination. तो एक साथ होने की वजह से हम उसको easily रिमेंबर भी कर पाएंगे। सपोज आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ आप एटलीस्ट 150 200 या 300 क्वेश्चन कर लेते हैं पर टॉपिक, तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप 70-80% स्कोर ना कर पाए। जहाँ पे आपको डाउट होता है आप रेफरेंस मटेरियल पर जाके प्रेफर करें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम सब बीटेक होल्डर हैं, बट टाइम हो जाने की वजह से हम चीज़ों को रिमेंबर नहीं रख पाते हैं क्योंकि बहुत सारे कंटेंट होते हैं। तो उसके लिए आपको थियरी का सहारा इनिशियली लेना ही पड़ेगा, जहाँ पे आप भूल रहे हो, जहाँ पे आपको याद नहीं है, क्योंकि आप सब क्वेश्चनों को रट भी नहीं सकते। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू एटलीस्ट विजिट वंस थियोरेटिकल पोर्शन। जिनका थियरी का याद है कंसेप्ट उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, बट जिनको बिल्कुल ही याद नहीं है उनको थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन पे भी मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें उसी अप्रोच को दोनों को इस्तेमाल करते हुए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट करने का सोचा है कि पहले मैं थियोरेटिकल पोर्शन जो जरूरी है पढ़ने के लिए, जो क्वेश्चंस के लिए जरूरी है, पहले उसको कवर करूं और लास्ट में हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी कवर करूं। तो कुल मिला के 150-200 क्वेश्चन पर टॉपिक हो जाता है। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं दैट विल बी क्वाइट सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो अभी काफ़ी सारे एग्जाम आने वाले हैं एस्पिरेंट्स के लिए, तो उनमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरा टारगेट है कि इस पूरी सीरीज को 1.5 से 2 महीने के अंदर खत्म किया जाए। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर और दिसंबर तक ये पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा। तो तब तक अगर आप साथ बने रहें, आप सारी वीडियोस को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, देन आई कैन इंश्योर यू कि आप किसी भी एग्जाम में अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आप इनकॉन्फिडेंट होंगे या फिर आप ऐसा सोचेंगे कि मेरे को प्रश्न नहीं आता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया है, मैं हर दिन 1 या 2 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा कि हर दिन 1-2 वीडियो मैं डाल पाऊँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल का पहला टॉपिक, और मैंने इसके लिए सिलेबस लिया है ईएससी का, क्योंकि ये कॉमन है, ये सभी एग्जाम में फॉलो होते हैं, तो इसलिए मैंने ईएससी के सिलेबस में स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला बिल्डिंग मटेरियल का जो कंटेंट दिया हुआ है कि स्टोन मटेरियल में इसमें क्या है, स्टोन, लाइम, ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, एफआरपी, सेरेमिक्स, एल्यूमिनियम, फ्लाईएस, जो एडमिक्सचर होते हैं बेसिक वो, टिम्बर, ब्रिक्स एंड एग्रीगेट, इन सब के क्या हमें जरूरी पढ़ने हैं वो देखिए। इन सबके क्लासिफिकेशंस पे इंपॉर्टेंटली ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज पे स्पेशली ध्यान देना है, और सिलेक्शन क्राइटेरिया कि कब कैसे सेलेक्ट करेंगे ये पढ़ना है। सेकंड में लिखा है कि सीमेंट के टाइप्स पढ़ने हैं हमें, कंपोजिशन पढ़ना है हमें, सीमेंट किसका बना होता है, प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, यूजेस पढ़ने हैं, स्पेसिफिकेशंस एंड वेरियस टेस्ट पढ़ने हैं। तो आप देखिए कि सीमेंट के लिए इसने अलग से स्पेसिफाई किया है। तो सीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लाइम और सीमेंट, मोर्टार और कंक्रीट, तो इन तीनों के लिए भी अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है। इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज एंड वेरियस टेस्ट। तो लाइम, सीमेंट, मोर्टार और कंक्रीट के टेस्ट पे आप विशेष करके ध्यान दें। और लास्टली पूछा है कि डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्स, तो मिक्स डिजाइन पे क्वेश्चन आते हैं बट इतने प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें प्रपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट, मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन, ये दो ही चीज स्पेसिफाई किया है कि एग्रीगेट को कैसे प्रपोर्शन करते हैं और कौन कौन से मेथड है मिक्स डिजाइन के। आपसे छोटा मिक्स डिजाइन का कुछ भी पूछ लेगा। तो चलिए हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज स्टोन के बारे में देखते हैं। स्टोन के बारे में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले स्टोन क्या होता है और उसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट वन मिनट। देखिए, तो स्टोन क्या है, नेचुरल मटेरियल है, हम सबको पता है, डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं, बट फॉर रेफरेंस पर्पस आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑल्सो। नेचुरल हार्ड मटेरियल है। और किससे बनता है स्टोन, हम सभी जानते हैं स्टोन बनता है बेसिकली रॉक से। रॉक किससे बनता है, मैग्मा से। मैग्मा कहाँ से आता है, अर्थ के अंदर से। तो बेसिकली सिलिका जो फ्यूज होता है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो वो लावा बनता है, जिसे मैग्मा कहते हैं। वो जब अर्थ के ऊपर आता है तो उससे रॉक बनता है। तो स्टोन इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ रॉक। ठीक है, तो ये रॉक का छोटा पार्ट है। और स्टोन के सबसे जो छोटे होते हैं, जो जिससे स्टोन भी बना होता है, उसको कहते हैं मिनरल्स, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। तो सबसे बड़ा हो गया रॉक। उससे अगर हमने अपने फायदे के लिए अगर उसको टुकड़े टुकड़े करके छोटे बना लिए, दैट इज कॉल्ड स्टोन्स। एंड अगर स्टोन को हम कंपोजिशन देखें कि स्टोन किससे बना होता है, तो वो सब होते हैं मिनरल्स। ठीक है, तो कई सारे मिनरल्स होते हैं और ये मिनरल्स ही डिसाइड करते हैं कि स्टोन की प्रॉपर्टी कैसी होगी।
ठीक है। तो ये मिनरल्स में कॉमन मिनरल्स कौन कौन से हैं? क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सपार हो गया, माइका हो गया, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया। तो ये सब क्या है? जनरली मिनरल्स हैं जिससे स्टोन बनता है। अब कौन से मिनरल किस मात्रा में प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि स्टोन की प्रॉपर्टी कैसी होगी। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो अलग अलग, ये है एग्जांपल हमारा स्टोन्स का, जो स्टोन्स कॉमनली हम यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में या फिर सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में। ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट का आप लोगों ने फ्लोरिंग देखा होगा। बसाल्ट एंड ट्रैप के आप लोगों ने एग्रीगेट देखे होंगे, जो हम बिल्डिंग में कंक्रीट में एग्रीगेट यूज़ करते हैं या फिर रेलवे ट्रैक पे यूज़ करते हैं। मार्बल के हम लोग टाइल्स लगाते हैं, काफ़ी महंगा होता है मार्बल का, अपना ताजमहल बना हुआ है। स्लेट होता है जिसे बचपन में हम लिखा करते हैं, जिसपे सैंड स्टोन होता है, लाइम स्टोन होता है जिसे सीमेंट बनता है। तो ये सब कॉमन एग्जाम्पल हो गए। तो ये हम जानते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज स्टोन किस पे डिपेंड करता है? मिनरल्स पे प्राइमरली डिपेंड करता है कि मिनरल्स, जो मिनरल्स इन सब में से ज़्यादा होगा। क्वार्ट्ज बेसिकली सिलिका, क्वार्ट्ज किसका होता है? सिलिका होता है। फेल्सपार मेनली क्या होता है? एल्यूमिना होता है। तो हम देखेंगे कि कौन से मिनरल क्या लीड करता है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज भी सिलेबस में लिखा हुआ है। तो हार्डनेस क्या गवर्न करता है, क्लीवेज किसको बोलते हैं, स्ट्रिक किसको बोलते हैं, कलर किसको बोलते हैं, लस्टर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, शेप ऑफ क्रिस्टल्स कैसे होते हैं। तो ये सब इसके प्रॉपर्टीज है। तो पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़ना है, दूसरा है प्रॉपर्टीज और तीसरा है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो चलिए हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज नेक्स्ट है हमारा जो हमने डिस्कस किया, उसको डिस्कस करते हैं कि स्टोन के कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो क्वार्ट्ज जो है वो बेसिकली ग्रेट स्ट्रेंथ, हार्डनेस और रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक प्रोवाइड करता है। कौन? क्वार्ट्ज। तो जिस रॉक में या स्टोन में क्वार्ट्ज की मात्रा ज़्यादा होगी मिनरल की, वो क्या होगा? स्ट्रेंथ उसमें ज़्यादा होगा, हार्डनेस ज़्यादा होगा और केमिकल अटैक भी ज़्यादा वो रोक सकता है। तो क्वार्ट्ज इज दिस। अदर जैसे कि अगर जिप्सम ज़्यादा है तो क्या होगा? उनमें कम स्ट्रेंथ होता है। जिप्सम क्या है? स्टोन है, उसमें स्ट्रेंथ कम होता है और पानी में अगर आप उसे हम रखेंगे तो इजीली वो उसमें मिसिबल हो जाएगा। अदर कुछ मिनरल्स होते हैं जिसमें कि टेंडेंसी टू क्लेवेज होता है, स्प्लिट रेडली अलोंग अ वन और सेवरल डायरेक्शन। कुछ ऐसे होते हैं मिनरल्स जिस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो एक डिफरेंट डायरेक्शन में या डिफरेंट प्लेन पे वो इजीली स्प्लिट हो सकते हैं, जैसे कि माइका एग्जांपल के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है? मटेरियल का स्ट्रेंथ घट जाता है क्योंकि अगर उस पर फोर्स आ गया उस डायरेक्शन में तो क्रैक होके स्प्लिट होके कई पार्ट में बढ़ जाएगा, तो वो हमारे लिए डिमेरिट हो गया। इसी प्रकार से मिनरल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें देखना है। पहला होता है हार्डनेस। हार्डनेस हम जानते हैं कोई भी चीज़ कितना हार्ड या सॉफ्ट है। हार्ड जितना ज़्यादा होगा एब्रेशन को उतना ही ज़्यादा वो बियर कर सकता है। तो एब्रेशन का काम कहाँ पे होता है? जैसे कि रोड में अगर हम यूज़ कर रहे हैं कोई रॉक को या स्टोन को, तो वहाँ पे हार्डनेस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ही व्हीकल का टायर और जो सरफेस का मटेरियल है उन दोनों में वियरिंग और टीयरिंग जितना ज़्यादा होगा, हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा लाइफ ज़्यादा होगा। हार्डनेस कम होगी तो वो मटेरियल हमारा जल्दी वियर एंड टीयर हो जाएगा। इसलिए हार्डनेस की जरूरत वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे एब्रेशन फेनोमेना हो, घर्षण हो, फ्रिक्शन हो। ठीक। इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं भाई? सिंपली स्क्रैचिंग विद मिनरल्स ऑफ नोन हार्डनेस। जो भी नोन हार्डनेस का होता है इसको हम चेक कैसे करते हैं? तो इसके लिए मोर्स टेस्ट होता है, मोर्स स्केल होता है। हम देखेंगे मोर स्केल पे कौन सी वैल्यूज किस पे लाई करती है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछते हैं कि मोर स्केल जो होता है वो कितना से कितना रेंज में लाई करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम स्टोन चैप्टर से देखें तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है मोर्स स्केल। तो मोर्स स्केल किसके लिए काम में आता है? पहली चीज तो हम जान चुके हैं कि हार्डनेस के लिए काम में आता है। आगे चलते हैं। सेकंड है मिनरल्स। तो ये हमारा मोर्स स्केल का वैल्यू है, इसको आप रट लें। और अगर ना रट पाओ तो कम से कम 2 से 3 वैल्यू स्टार्टिंग की और एंड के 2 वैल्यू तो जरूर याद रखें। ये मोर्स स्केल है जो कि 1 to 10 होता है। तो आपसे भी पूछ सकता है कि मोर्स स्केल का रेंज क्या होता है। मोर्स स्केल किस लिए काम में आता है? तो हार्डनेस मेजर करता है। रेंज कितनी है? 1 to 10। 1 इज द सॉफ्टेस्ट मटेरियल, सबसे जो सॉफ्ट होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। और वो कौन सा मटेरियल है? टॉक। तो इसके नाम भी याद होने चाहिए, वैल्यू भी याद होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कौन आता है? जिप्सम। दैट मीन जिप्सम इज अ लिटिल बिट हार्डर देन दी टॉक। ठीक है। और ऐसे ही 3 वाला सेकेंड वाले से हार्ड होगा,
फोर्थ वाला थर्ड वाले से हार्ड होगा। और सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है मोर्स स्केल पे होता है डायमंड, जिसकी वैल्यू होती है 10। तो डायमंड कैन स्क्रैच ऑल द बिलो मटेरियल्स बट दिस मटेरियल कैन नॉट स्क्रैच एनी वन अबव। फिफ्थ मटेरियल जो है वो उससे छोटे वाले को सभी को स्क्रैच कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये इससे हार्ड है। तो इसी तरह से बाय स्क्रैचिंग सिंपली इसको डिफाइन किया गया, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप याद कर लें, और ऊपर के दो वैल्यू एटलीस्ट और नीचे के दो वैल्यू एटलीस्ट। ये सफायर है 9th नंबर पे, तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज को जरूर याद रखें। हो सके तो पूरे टेबल याद कर लीजिए या फिर एटलीस्ट दो ऊपर के दो नीचे के जरूर याद कीजिए। हो सकता है पूछ ले आपसे कि क्वार्ट्ज का हार्डनेस की वैल्यू कितनी होती है मोर्स स्केल पे, तो ये भी संभव है। डिफिकल्टी बढ़ेगी तो आपसे ये भी बीच की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लीवेज। तो हार्डनेस हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी, दूसरा है क्लीवेज। ये क्या कहता है? मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ मिनरल्स टू स्प्लिट अलोंग अ सर्टेन प्लेन। कोई मिनरल है तो कोई भी प्लेन के अलोंग, सर्टेन प्लेन के अलोंग उसकी कितनी कैपेबिलिटी है उस मिनरल की कि वो उसके अलोंग वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक, उसको बोलते हैं हम क्लीवेज। तो क्लीवेज का एक एंगल भी होता है कि कितने एंगल पे प्लेन बन रहा है। तो कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे कि बसाल, प्रिज्मेटिक, क्यूबिक, रोमाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब क्या है? इसके क्लीवेज के प्लेन्स हैं। तो ये प्लेन पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो हमारा मिनरल इजीली ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो अगर हमें ये काम में कब आता है कि अगर हमें, जैसे सफायर है जो स्टोन वगैरह हम लोग पहनते हैं, रत्न जिसे कहते हैं, उसको अगर हमें तोड़ना नहीं है, उसे सिर्फ हमें स्प्लिट करना है, बड़े से छोटे बनाना है, तो उस समय ये हमें बहुत काम में आता है क्लीवेज। अगर हम प्लेन जानते हैं, एंगल जानते हैं, तो उस पर अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो टूटे बिना स्प्लिट हो जाएगा कई पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रिक। इट इज द कलर ऑफ द मिनरल इन पाउडर्ड फॉर्म। ये कई बार पूछते हैं डेफिनेशन में कि स्ट्रिक क्या होता है। तो जो मिनरल का पाउडर फॉर्म में जो कलर होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक। तो क्लीवेज समझ गए, क्लीवेज द एंगल ऑफ स्प्लिट और द प्लेन ऑफ स्प्लिट। स्ट्रिक इज द कलर ऑफ मिनरल इन पाउडर्ड फॉर्म। कलर तो समझ में ही आता है, कलर क्या है? तो जो मिनरल का कलर होता है उसको हम जानते हैं, बट जो नॉन मेटेलिक होता है उसके लिए कलर ज़्यादा मायने नहीं रखता। ओनली वेरिएबल किसके लिए होता है? मेटेलिक के लिए। तो जो मेटेलिक टाइप है हमारा मिनरल, उसी में ज़्यादा काम में आता है। तो चलिए नेक्स्ट है लस्टर। लस्टर क्या होता है? साइन ऑन द सरफेस ऑफ अ मिनरल। जो मिनरल कितना साइन करता है या फिर लाइट के प्रेजेंस में वो कितना चमक रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि वो लस्टर मतलब कैसा अपीयरेंस शो कर रहा है। इसके कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। विट्रियस होता है, ग्लेसी को बोल जिसे हम ग्लेसी भी कहते हैं, ग्रीजी भी हो सकता है, पर्ली भी हो सकता है, साइनियस भी हो सकता है, डल, सिल्की एंड मेटेलिक। तो ये सब कुछ टाइप्स हैं लस्टर के। तो हमारा मिनरल किस टाइप से बिहेव करता है लाइट के प्रेजेंस में, किस तरह का उसका सरफेस है, उसको बोलते हैं लस्टर। ये सब जनरली किस में काम आता है? जो बहुत चमकीले होते हैं, जैसे कि आपने सफायर, रत्न के नाम सुने होंगे। सफायर हमारा पुखराज जैसे भी जिसको बोलते हैं, तो ये सब नाम बहुत ही कॉमन। तो उनकी साइनिंग को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम लस्टर कहते हैं कि हाईली लस्टर, लस्टर है मीन्स बहुत ही चमकीला है या बहुत ही रिफ्लेक्टिव सरफेस है। क्रिस्टल, तो क्रिस्टल क्या होता है कि उसके अंदर का एक सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिस्टल होता है और एमॉर्फस होता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, जितना ही हाईली क्रिस्टल होगा, आप डायमंड को जानते हैं कि डायमंड इज हाईली क्रिस्टल, कार्बन का हाईली क्रिस्टल फॉर्म है। तो क्रिस्टल मीन्स वो बहुत ही हाईली डेंस स्ट्रक्चर से बना हुआ है, उसको बोलते हैं कि उसका क्रिस्टल कैसा है। तो क्रिस्टल के भी बहुत सारे शेप होते हैं, क्रिस्टल के ऑक्टाहेड्रल, इस तरह से। क्रिस्टल बेसिकली इज अ कंपोजिशन ऑफ द मिनरल्स इन द हार्डेस्ट फॉर्म। किस तरह से वो हार्डेस्ट फॉर्म में अपना क्रिस्टल बनाया हुआ है। तो ऊपर में इसमें मेरे हिसाब से क्लीवेज, स्ट्रिक, कलर और लस्टर, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखें। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अब आते हैं हम रॉक से हम स्टोन कैसे प्राप्त करते हैं और वो कौन कौन से रॉक होते हैं। तो जनरली अर्थ पे 3 टाइप के रॉक होते हैं और वो भी अलग अलग टाइप पे डिवाइड किया गया है। पहला जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जिससे वो बनता है, उसके आधार पे 3 भागों में डिफाइन किया गया। इग्नियस रॉक, हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा यही रॉक है 95%। बाकी दोनों जो रॉक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। और ये किससे बनता है? हम जानते हैं वोल्केनिक इरप्शन से। जो मैग्मा ऊपर आता है उससे हमें ये रॉक मिलता है। कौन सा? इग्नियस रॉक। अब ये भी 3 प्रकार का होता है। अगर मान लो जब लावा आने से, अर्थ पे सरफेस पहुंचने से पहले ही वो जम गया अर्थ के काफ़ी भीतर, उसको बोलते हैं डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, सेनाइट, डियोराइट, गैब्रो, ये कॉमन एग्जाम्पल है। अगर सैलो डेप्थ पे जमता है, मतलब बहुत अंदर नहीं बल्कि 1 मीटर, 2 मीटर या आधा मीटर, इन सब पे जमता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरवेसल, जैसे कि डोलोराइट इसका एग्जाम्पल है। और जो मैग्मा या लावा अर्थ सरफेस पे आके स्प्रेड होके फैल गया, उसको बोलते हैं बेसा, उस
वो है हमारा बेसाल्ट या ट्रैप, ये सब डेक्कन ट्रैप जिसे कहते हैं, वो सब ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो अर्थ पे आ गया उनको हम अलग नाम से जानते हैं। तो ये सब इग्नियस टाइप के रॉक है, हाइपरबेसाल, प्लूटोनिक और सबका मैंने एग्जाम्पल ही बता दिया, तो आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। याद रखिएगा, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के आधार पर पढ़ रहे हैं। दूसरा टाइप है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक विंड के द्वारा भी, वाटर के द्वारा भी, ग्लेशियर के द्वारा भी, सभी के द्वारा फॉर्म होता है। जैसा कि नाम से क्लियर है, सेडिमेंट, इसमें हर एक लेयर बार बार सेडिमेंट होने की वजह से बनता है। तो कोई रॉक है तो उसमें कई सारे लेयर होंगे, टाइम के साथ जो जो एजेंसी है, चाहे वो वाटर है, एयर है, ग्लेशियर है, उसको धीरे धीरे एक लेयर ऊपर, एक लेयर ऊपर, एक ऊपर लेयर, इस तरह से उसमें अक्यूमुलेट करती जाती है, बाद में रॉक बन जाता है। इस तरह के जो रॉक्स होते हैं उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो एजेंसी कुछ भी हो सकता है। कॉमन एग्जांपल के लिए आपका लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, ये सब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, थियरी मैंने सब लिख दिया है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसका, आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। तीसरा, मेटामॉर्फिक रॉक उन दोनों रॉक से ही बनता है, चाहे वो इग्नियस रॉक से बने, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक से बने, इन दोनों रॉक से ही बनता है। व्हेन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, काफ़ी समय तक टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से ये इग्नियस रॉक में, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। कॉमन एग्जांपल क्या है इसका? मार्बल, नीस, सिस्ट, स्लेट, ये सब इसके कॉमन एग्जांपल है। तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मार्बल। इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, फाइलेटेड स्ट्रक्चर और नॉन फाइलेटेड। ठीक है, हम देखेंगे कि फाइलेटेड क्या होता है और नॉन फाइलेटेड कौन सा होता है, बट अभी हम समझ लेते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक जनरली इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, बट ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म मीन्स बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, अर्थ के अंदर दबे होने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने रखे हैं कुछ लिस्ट, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ग्रेनाइट इनिशियली इग्नियस रॉक था, ये कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, तो ये निस। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ग्रेनाइट कन्वर्ट होकर किस में बनता है, या निस किससे बनता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, ये सब निस में कन्वर्ट होते हैं। सैंडस्टोन क्वार्टिजाइट में कन्वर्ट होता है, लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट होता है। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि सेल किस में कन्वर्ट होता है, सलेट में। तो आप ये याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन इसका, कि ये सब जो प्राइमरी स्टोन्स हैं और ये कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक रॉक में क्या बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है दूसरा कैटेगरी टाइप्स का, फिजिकल करेक्टरिस्टिक के आधार पे। स्ट्रेटिफाइड रॉक, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि इसमें एक डिफरेंट लेयर होता है जिसके अलोंग हमारा स्ट्रक्चर और रॉक स्प्लिट हो सकता है। मतलब एक डिफरेंट प्लेन होगा जिसके अलोंग अगर हम फोर्स लगाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर या स्टोन या रॉक दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, सेल, स्लेट, मार्बल, इन सब में एक डिफरेंट प्लेन होता है। अगर हम इस पर स्ट्राइक करेंगे तो हमारा पूरा रॉक दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, विदाउट ब्रेकिंग द होल स्ट्रक्चर। तो इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम ये जानते हैं तो हम उसी पे स्ट्राइक करेंगे ताकि हमारा रॉक दो भागों में डिवाइड हो जाए, तीन भागों में डिवाइड हो जाए। इसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। तो क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल ही पूछ सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड के एग्जाम्पल बताओ। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, स्लेट, मार्बल, ये सब है स्ट्रेटिफाइड में। अनस्ट्रेटिफाइड मीन्स जिसमें कोई ऐसा प्लेन नहीं मिलता है। तो जनरली हमें ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड ट्रैप ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है जिसमें कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है। मतलब इनको अगर हमें स्प्लिट करना है तो वो पॉसिबल नहीं, आपको इनको ब्रेक ही करना पड़ेगा। लास्टली आता है फॉइलेटेड, मतलब होता तो है बट एक बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन होता है। इन सब में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे प्लेन मिलेंगे, आप स्ट्राइक करोगे तो टूट जाएंगे, क्योंकि ये बने ही हुए हैं लेयर बाय लेयर, इसलिए इनमें लेयर होता है। यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो हो सकता है ये लेयर अलग हो जाए। बट अनस्टेटिफाइड ऐसे नहीं बनता। अनस्टेटिफाइड मॉल्टेन लावा को सॉलिडिफाई होने से बनता है, इसलिए इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। फाइलेटेड होता तो है बट बहुत ही डिफिनिट में, सिर्फ और सिर्फ ऐसे होंगे कि एक ही प्लेन ऐसा बन रहा है जहाँ पे अगर हम स्ट्राइक करें तो ही ये अलग हो सकता है, या दो प्लेन होंगे, इनको बोलते हैं फाइलेटेड। तो जनरली ये किस में देखने को मिलता है, हमें मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं वो फाइलेटेड स्ट्रक्चर के होते हैं, बट कुछ नहीं भी होते हैं, वो भी आपको याद रखना है, एक्सेप्ट क्वार्टेजाइट एंड मार्बल। और क्वार्टेजाइट और मार्बल हमने अभी पढ़ा था पीछे वाले स्लाइड में, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, नॉन फाइलेटेड में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो ये क्वार्टेजाइट और मार्बल जो होते हैं ये नॉन फाइलेटेड में आता है, और बाकी जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो सब फाइलेटेड में आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन, केमिकल करेक्टरिस्टिक। इसके आधार पे भी ये कई बार पूछा गया कि केमिकल करेक्टरिस्टिक के आधार पे कौन कौन से टाइप्स हैं, तो ये भी याद रखिए। एल्जरीशियस मीन्स क्या होता है, जिसमें एल्यूमिना प्रोमिनेंट हो, ऐसा रॉक जिसमें एल्यूमिना का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो।
क्ले का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, Al2O3, उसे बोलते हैं एल्जीरियस रॉक। सिलिशियस मीन्स जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा हो, SiO2 हो, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए भी देखते जाइए, एल्यूमिना वाला ज़्यादा कौन सा किस में होता है, स्लेट में, लेटराइट में, इन सब में एल्यूमिना ज़्यादा होता है। सिलिशियस रॉक में सैंड, जैसे कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड ट्रैप, क्वार्टेजाइट, नीस, साइनाइट, इन सब में हमारा सिलिका ज़्यादा पाया जाता है। हम जानते हैं कि सीमेंट इन्हीं दो के मिक्सर से बनता है, तभी तो उसमें हम देखते हैं कि C3 है, C2 है, सीमेंट में बनता है। तो सिलिशियस और एल्जीरियस, इन दोनों मटेरियल से हमारा सीमेंट भी बनता है। इन्हीं रॉक्स को कंबाइन करता है। जनरली लाइम स्टोन हम चूज करते हैं किसके लिए, लाइम स्टोन हम चूज करते हैं सिलिशियस के लिए। तो यहाँ पे लाइम स्टोन भी एक कॉमन एग्जाम्पल है आपका, लाइम स्टोन, इसमें लाइम भी ज़्यादा होता है। ठीक है, कैल्सेरियस रॉक, हाँ ये लाइम स्टोन यहाँ है कैल्सेरियस, इसमें हमें सब मिलता है। लाइम स्टोन में बेसिकली क्ले भी होता है कुछ मात्रा में, जो कि यहाँ से मिलता है हमें, सिलिका भी होता है जो कि हमें यहाँ से मिलता है, लाइम स्टोन से मिलता है, इसमें सिलिका भी होता है। तो कैल्सेरियस रॉक मीन्स होंगे तो इसमें सारे, बट कैल्शियम प्रोमिनेंट होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, कैल्शियम होगा। तो लाइम स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, डोलोमाइट हो गया, इन सब में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम। Ca ऑक्साइड के फॉर्म में, CaO के फॉर्म में, अगर इसे हम बर्न करेंगे तो CaO मिलेगा हमें इम्प्योरिटी हट जाने के बाद। ठीक है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म बेसिकली प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इसमें आपको एग्जाम्पल में पूछता है कि एल्जीरियस का एग्जाम्पल दो, सिलिशियस का एग्जाम्पल दो, या फिर पूछ लेगा आपसे कि लाइमस्टोन किस कैटेगरी में फॉल करता है, कैल्सीरियस, सिलिशियस या एल्जीरियस। तो आपको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसका याद रखें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, कोरिंग। स्टोन कोरिंग मीन्स हम स्टोन को जब हम रॉक से बनाते हैं, रॉक भी तो हमारा पूरा हिल है, पहाड़ है, उससे हम स्टोन को कैसे बनाएंगे, उससे हम कट करके फाइन करेंगे। तो ये उसके कुछ तरीके हैं, ठीक है, ताकि हम रॉक से स्टोन को बना सकें। इसके लिए आप ये भी याद रखिएगा कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, तो ये आपसे नाम पूछ सकते हैं। कई बार पूछा भी गया है कि ये सब इंस्ट्रूमेंट किसके लिए काम में आता है, तो आप वहाँ पे ये टिक करना। मैंने सिर्फ उतने ही कंटेंट लिखे जितने जरूरी हैं, जितने बहुत जरूरी हैं, इसके अलावा मैंने खुद ही कंटेंट सारे हटा दिए। तो स्टोन कोरिंग के स्टूडेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब ये हैं, वेज है, पिन है, हैमर है, डीपर है, स्क्रैपिंग स्पून है, टैंपिंग बार है, प्राइमिंग नीडल है, जंपर है, बोरर है। ये सब किस में काम आता है, क्वेरिंग में। तो ये सब पूछेगा किसका टूल है, तो क्वेरी करने का। कौन कौन से मेथड से क्वेरिंग की जाते हैं, तो डिपेंड करता है कौन सा रॉक है। एक्सकवेशन भी किया जाता है, तो अगर हमारे पास रॉक बहुत ही लोअर डेप्थ पे अवेलेबल है और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम एक्सकवेट करके भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, एक्स यूज होता है, क्रोबार्स होता है, चीजल, हैमर, ये सब काम में आता है। वेजिंग, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो सॉफ्ट मटेरियल है और स्ट्रेटिफाइड मटेरियल है, मतलब जिनके स्प्लिटिंग के प्लेन्स हैं, जैसे कि लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, लेटराइट, मार्बल, इनको हम वेजिंग के थ्रू निकालते हैं। इनको भी हम ऐसे वेज से एक एक डिफरेंट एंगल पे स्ट्राइक करते हैं, ये प्लेन में लेयर बाय लेयर अलग हो जाते हैं, फिर उस लेयर को हम बाहर निकाल लेते हैं। दिस इज कॉल्ड वेजिंग। एक होता है हीटिंग, हम रॉक को क्या करते हैं, हीट करते हैं और वो ब्लॉक्स अलग हो जाते हैं हीट में, एक्सपेंशन की वजह से अपने पेरेंट रॉक से वो अलग हो जाते हैं, फिर उनको हम ले आके अपने काम में ले, जैसे कि ग्रेनाइट, नीस, ये सब को हम जो जिससे क्वायरिंग करते हैं किससे, हीटिंग मेथड से। एक होता है ब्लास्टिंग, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज करते हैं, जैसे हम ब्लास्ट करते हैं। आप लोगों ने सपने देखा होगा या सुना होगा न्यूज़ में या टीवी पे कि ब्लास्ट करके हम यूज करते हैं कि रॉक को पहले हम टुकड़े टुकड़े में तोड़ देते हैं और फिर उसको हम कैरी करके ट्रक में जगह पे ले आते हैं जहाँ पे हमें उसको फर्दर मॉडिफाई करना होता है। तो इसमें ब्लास्टिंग पाउडर, ब्लास्टिंग कॉटन, डायनामाइट, ये सब, कॉर्डाइट, ये सब यूज होता है ब्लास्टिंग मटेरियल में। ठीक है, इसमें जो ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, बोरिंग होता है, चार्जिंग होता है, टैंपिंग होता है और लास्टली फायरिंग होता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि इनको सही क्रम में लगाओ। ठीक है, तो सही क्रम भी पूछ सकता है, आपसे नाम भी पूछ सकता है कि ब्लास्टिंग कॉटन, डायनामाइट, कॉटरडाइट, ये सब किस में काम में आते हैं, तो ब्लास्टिंग में काम में आते हैं स्टोन कोरिंग करने के लिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस काम में, मतलब ये यूजफुल सबसे ज़्यादा कब है, ब्लास्टिंग पाउडर यूजफुल कब सबसे ज़्यादा है, डायनामाइट यूजफुल सबसे ज़्यादा कब है, और या फिर इसके ऑपरेशंस को सही क्रम में लगाओ। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। जब एक बार हमने कोरिंग कर लिया, अब हम अपने साइट पे, वहाँ से साइट से हम जहाँ पे हमारा फैक्ट्री है या प्लांट है वहाँ पे ले आए, अब उसको ड्रेस करना है, मतलब उसको जो एजेस है, मान लीजिए रॉक का स्टोन ऐसा मिला हमें, तो इसको कट करके एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट करना है और हमें जिस शेप में हमें यूज़ करना है उस शेप का बनाना है, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग। इसके लिए जो इक्विपमेंट्स यूज होता है वो आपको भी याद रखने हैं।
तो पिचिंग टूल, बोस्टर, स्क्रैबिंग हैमर, मेश हैमर, सेपरेटेड पिक, पंच, स्क्रैबिंग पिक, ये सब किसके लिए काम में आता है? ड्रेसिंग के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दी है। ड्रेसिंग का मतलब समझ गए, एग्जाम्पल समझ गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक था हमारा प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या होनी चाहिए स्टोन के अंदर? तो पहला अपीयरेंस। ठीक है, तो अपीयरेंस में क्या होना चाहिए? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लाइट कलर्ड स्टोन होने चाहिए। तो किसके लिए प्रेफर्ड होता है? डार्क कलर से ज़्यादा लाइट कलर होता है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी फेड आउट नहीं होता है, जैसे टाइम में, क्योंकि डार्क कलर के होते हैं वो जल्दी टाइम के साथ फेड आउट हो जाते हैं, लाइट कलर वाले जल्दी नहीं होते, इसलिए हम लाइट कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्ट्रेंथ से क्वेश्चन कई बार आता है कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए आप 100 मेगा पास्कल, इस वैल्यू को भूलना मत। स्टोन में जब भी आप डील करो तो मिनिमम स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए रॉक की, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए 100 मेगा पास्कल। बट नॉर्मल रेंज जो होती है वो 60 to 200 होती है। ठीक है, बट नॉर्मली हम 100 मेगा पास्कल को यूज़ करते हैं। और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? वेट, हार्डनेस, टफनेस, ये सब। बट इसके लिए कोई वैल्यू नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने वाटर एब्जॉर्प्शन की कुछ वैल्यू लिख दी है कि कितनी वाटर एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन 24 आवर्स के बाद। ठीक है, तो साइन स्टोन के लिए 10%, लाइम स्टोन के लिए 10%, ग्रेनाइट के लिए 1%। तो ये वैल्यू कई बार पूछा गया एग्जाम में, मैंने इसलिए टेबल को यहाँ पे इंक्लूड किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये सब और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वेट, हार्डनेस, टफनेस, पोरोसिटी, एब्जॉर्प्शन, ये वही स्लाइड है बट यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा। फायर स्ट्रेंथ, वेदरिंग चेक करेंगे, वर्केबिलिटी चेक करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है कि मोस्ट ऑफ द स्टोन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करता है 2.3 to 2.6 लाई करता है जनरली, 2.3 to 2.6। ठीक है, यहाँ पे आपको वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है। तो आपसे हो सकता है किसी का भी एक वैल्यू पूछ ले, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू बताओ कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्टोन की टेस्टिंग पे। तो टेस्टिंग के कौन कौन से होते हैं? तो ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है, कई एग्जाम में नहीं पूछा गया, बट ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेस्टिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, बट और एग्जाम में होता है, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि इसका लाइफ साइकिल कितना है, कितने टाइम में टिका रहेगा, इस तरह से। तो इसके लिए हम सामने टेस्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से स्मिथ टेस्ट। ये क्या डिटेक्ट करता है? अर्दी सब्सटेंस को, कि हमारे स्टोन में अर्थ का सब्सटेंस कितना है। इसको टेस्ट करने का सिंपल तरीका है कि आप अपने सैंपल को वाटर में डिप करो, एक गिलास पानी ले लो, उसमें इसके चिप्स डालो, अगर पानी गंदा हो गया दैट मीन्स उसमें अर्दी मटेरियल है, नहीं है तो नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है? इससे पूछता है कि स्मिथ टेस्ट किसके लिए काम में आता है। क्वेश्चन ऑप्शन में दे देगा सॉल्यूबल मैटर, दे देगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, लाइक। तो आपको याद रखना है कि स्मिथ टेस्ट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के अंदर आता है, इसमें हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। और टेस्ट क्या करता है कि अर्दी सब्सटेंस कितना है, अर्थ का फ्रैक्शन कितना इसके अंदर है। ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे? भाई सिंपली इसके जो चिप्स हैं उसको पानी के अंदर डालेंगे और फिर चेक करेंगे कि अगर हमारा वाटर डर्टी हो रहा है दैट मीन्स है उसमें, नहीं हो रहा है मतलब क्लीन है। दूसरा होता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में ब्राड टेस्ट, जो कि चेक करता है फ्रोस्ट एक्शन को, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन को टेस्ट करता है। तो ये ब्राड टेस्ट भी पूछा गया एक दो बार। एसिड टेस्ट क्या करता है? अगेन विदिंग रेसिस्टेंट को ही चेक करता है। ये सभी टेस्ट ड्यूरेबिलिटी को ही टेस्ट करते हैं बट अलग अलग तरीके से। वेदरिंग रेसिस्टेंट, ये देखो एसिड टेस्ट कहाँ के लिए प्रोमिनेंट है? जहाँ पे केमिकल इफेक्ट ज़्यादा हो। फ्रॉस्ट का इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है? जहाँ पे अगर हमें कोई ऐसी जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे फ्रॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है, जिसमें बर्फबारी ज़्यादा होती है, बहुत टेम्परेचर रहता है, तो वो सब अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है। स्मिथ टेस्ट कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे रॉक तो है बट वो बहुत पुराना रॉक है, हमारे जो स्टोन है वो मतलब लास्ट स्टेज पे है, तो वहाँ पे हमारा स्टोन धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा होता है, तो वहाँ के लिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम रॉक टेस्ट कर रहे हैं जो कि हमारा काफ़ी ठंडी जगह पे है तो ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए। एसिड टेस्ट, अगर हमारा रॉक ऐसी जगह पे जहाँ पे एसिड का इन्वायरमेंट है वहाँ पे लिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अलग अलग टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बट सबका काम सेम ही है, ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करना। नेक्स्ट टेस्ट है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। ये एज पर आईएस कोड है, तो कई बार आपसे आईएस कोड का नंबर ही पूछ लेते हैं, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 30 टाइम टेस्ट किया जाता है। लॉस इन वेट जो होता है हर एक साइकिल में उसको हम चेक करते हैं, और चेंज इन वेट जितना हो रहा है उसको हम डिकी ऑफ स्टोन कहते हैं, उसको हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रशिंग टेस्ट। तो क्रशिंग टेस्ट के लिए भी मैंने यहाँ पे सारे टेस्ट का कोड नंबर लिख दिया, तो इसमें से आपको क्या पूछ सकते हैं? वो कोड नंबर पूछ सकते हैं। तो सबका कोड सेम ही है 1121। याद रखिएगा क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट का 1126 है और इन
टेस्ट का, स्ट्रेंथ टेस्ट का, क्रशिंग टेस्ट का कोड सेम है बट पार्ट अलग अलग है। सबसे पहला है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, सेकंड पार्ट है ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ के लिए, टेंसाइल के लिए पार्ट 3 है और शियर के लिए पार्ट 4 है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है उसके लिए कोड अलग है 1124। तो यहाँ पे हमने 3 कोड देखे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कोड इंपॉर्टेंट है इन टेस्ट में से, बाकी जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा वो मैंने नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है कि स्टोन को हम सिलेक्शन, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सिलेक्शन ऑफ स्टोन्स, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा स्टोन किन काम के लिए काम में आता है। बट जो मोस्ट कॉमन जो पूछा गया है वो मैं बताया, तो आपको ग्रेनाइट पूछता है आपसे, तो ग्रेनाइट जनरली पीयर में यूज़ करते हैं, वो आप याद रखिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ग्रेनाइट किस में यूज़ करते हैं, या फिर पूछेगा कि पीयर में कौन सा स्टोन यूज़ करते हैं। बेसाल्ट एंड ट्रेप आप जानते हैं एग्रीगेट के लिए यूज़ होता है, चाहे वो कॉन्क्रीट में हो चाहे वो रेलवे ट्रैक पे एज अ ब्लास्ट हो। बाकी आप जानते हैं कि सबसे जो पूछेगा कि सबसे वेदर रेजिस्टेंट कौन सा होता है, कौन सा, तो सैंड स्टोन। वेदर रेजिस्टेंट सबसे ज़्यादा स्टोन किस स्टोन का होता है, तो सैंड स्टोन का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो रूफिंग मटेरियल में कौन सा काम में आता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट रूफिंग मटेरियल कि अगर हमें रूफिंग करनी है तो उसके लिए स्लेट होता है। तो ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, बट इसमें आपको ओवरऑल सब कुछ कवर हो जाता है। आप इसको एक बार पढ़ लें, फिर मैंने जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सारे अटैच कर दिए हैं, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हैं। देखिए टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन का टेक्सचर कैसा होता है वो आप यहाँ पे, मतलब मैंने लगभग 300 से 350 क्वेश्चन इसमें अटैच कर दिए हैं। मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अब आपका है काम कि इसको प्रैक्टिस करें। पहले मैंने वो क्वेश्चन रखे हैं जो कॉमन है, जो आपको जानने चाहिए। देखिए आप इसमें क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट 15 या 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आसपास कवर किए हैं यहाँ पे, और बाकी जो एसएससी जेईई के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में अटैच कर दिया। तो जब आप इस फाइल को खोलेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल खुलेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एसएससी के क्वेश्चन मिलेंगे, आज तक के सारे क्वेश्चन जो एसएससी जेईई में आए हुए हैं। नेक्स्ट है गुप्ता एंड गुप्ता जो बुक है, उससे जितने भी क्वेश्चन हमें स्टोन्स के मिले हैं वो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए हैं। लास्टली मैंने ऑल इंजीनियरिंग सर्विस ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिए। अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था। अगर आप लोग कुछ और चाहते हैं कि मैं इम्प्रूव करूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस वीडियो में ही करवाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोग को नेक्स्ट टाइम से फिर क्लास में यहाँ वीडियो में ही सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ पीडीएफ आपको मिल जाए जिससे आप प्रैक्टिस करें तो वो भी आप बताइएगा, तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आप लोग अपना अपना मेल आईडी डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं ये पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर दूँ, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ वो अपना मेल आईडी शेयर कर देना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आप लोग बस थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करिए, वही आपको सब कुछ करके देगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही सबसे मूल मंत्र है आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने के लिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब कुछ इनसाइड मिलता जाएगा। एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, इधर का उधर उधर का इधर, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी तो लिमिटेड ही हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। तो जो जितना मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है दैट इज क्वाइट सफिशियंट फॉर अ टॉपिक। इसी तरह से मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लाता जाऊँगा। कल से मैं ट्राई करूँगा 2-2 वीडियो डालने का, ताकि आप लोग टाइम पे खत्म कर पाएँ, ठीक है। 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा और सारे क्वेश्चंस ऐसे अटैच करके। थैंक यू ऑल। अगर आपको कुछ कमेंट्स हैं, कुछ चाहते हैं इंप्रूव करना या कुछ अपनी तरफ से कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।